तैयारी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 30 जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य समाचार। सबसे पहले एक नज़र आज की बड़ी खबरों पर। आज हम बात करेंगे अजीत पवार के निधन और उससे जुड़ी विमान सुरक्षा मानकों AAIB के बारे में। संसद में अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण और आगामी बजट सत्र पर चर्चा करेंगे। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की नई रैंकिंग को समझेंगे। साथ ही फ्रांस द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन के कड़े कदम पर भी नजर डालेंगे। भारत की पहली FRP एल्यूमीनियम यूनिट। उद्योग जगत से एक बड़ी खबर ओडिशा से आ रही है। स्थान: ये यूनिट ओडिशा के संबलपुर में स्थित आदित्य एल्यूमीनियम प्लांट में लगाई गई है। कंपनी इसे हिंडाल्को द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तकनीक: ये भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स यूनिट है। उपयोग: इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन EV, पैकेजिंग और रिन्यूएबल ऊर्जा के उपकरणों में होगा। ओडिशा फैक्ट: ध्यान रहे, ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और वर्तमान CM मोहन चरण मांझी हैं। श्रद्धांजलि और विमान दुर्घटना जांच AAIB। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक दुखद खबर। घटना: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती एयरपोर्ट के पास एक विमान दुर्घटना लियरजेट 45 में निधन हो गया है। राजनीतिक सफर: वे रिकॉर्ड 6 बार उप मुख्यमंत्री और 7 बार विधायक रहे। राज्य में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। AAIB क्या है? इसकी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्थापना: इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और वर्तमान महानिदेशक GVG युगंधर हैं। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है बिना किसी दबाव के अपनी संस्कृति और अर्थव्यवस्था से दुनिया को प्रभावित करना। रैंकिंग: इस साल USA नंबर 1 पर है, जबकि चीन दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। भारत की स्थिति: भारत 2025 में 30वें स्थान पर था, लेकिन इस बार 2 पायदान नीचे खिसककर 32वें स्थान पर आ गया है। जारीकर्ता: ये रिपोर्ट लंदन स्थित ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की जाती है। राजव्यवस्था, बजट सत्र और अनुच्छेद 87। परीक्षा की दृष्टि से अनुच्छेद 87 बहुत जरूरी है। विशेष अभिभाषण: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। अनुच्छेद 87 के अवसर: राष्ट्रपति 2 समय पर भाषण देते हैं। पहला आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और दूसरा हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में। बजट 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। फ्रांस में सोशल मीडिया बैन। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फ्रांस ने बड़ा कदम उठाया है। कानून: 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लक्ष्य: इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन और मानसिक स्वास्थ्य संकट को कम करना है। विश्व परिदृश्य: ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश था। 16 वर्ष की सीमा और फ्रांस अब दूसरा देश बन गया है। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला 2025। साहस के लिए दिए जाने वाले इन पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। कुल विजेता: इस बार कुल 30 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें 6 को मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है। श्रेणियां: इसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 6, उत्तम जीवन रक्षा पदक 6 और जीवन रक्षा पदक 18 शामिल हैं। इतिहास: इन पुरस्कारों की स्थापना 1961 में हुई थी। इतिहास: लाला लाजपत राय 161वीं जयंती। आज हम पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को याद कर रहे हैं। जन्म: 1865 15 जनवरी। योगदान: उन्होंने 1894 में PNB पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की और 1921 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी बनाई। प्रसिद्ध कथन: मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025। विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए गर्व का पल है। विजेता: पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने ये पुरस्कार जीता है। विशेषता: ये सम्मान पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। संस्था: ये पुरस्कार वाइली फाउंडेशन द्वारा मानवता के लिए किए गए शोध के लिए दिया जाता है। कला और संस्कृति। नागोबा जतारा महोत्सव। कल्चरल सेगमेंट में आज तेलंगाना की बात। स्थान: ये उत्सव तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के केसलापुर में मनाया जाता है।
जनजाति, ये गोंड जनजाति मेशराम कबीले का एक प्रमुख त्योहार है। देवता, इसमें नागोबा यानी सर्प देवता की 8 दिनों तक पूजा की जाती है। वन लाइनर एक्सप्रेस रैपिड फायर रिवीजन। जाते जाते कुछ और जरूरी खबरें। संगीत, मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायन से संन्यास ले लिया है। खेल, कलिंगा लांसर्स ने रांची रॉयल्स को हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग जीत ली है। योजना, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को केरल से लॉन्च किया गया है। निधन, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया है। अब हम लोग घटनाचक्र करंट अफेयर्स का डे 05 करने वाले हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि इस नए कानून से क्या बदलाव आए हैं और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इस नए युग की शुरुआत को समझते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात, वक्फ क्या है? सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो उसे वक्फ कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक या परोपकारी कार्य करना होता है। याद रखिएगा, एक बार संपत्ति वक्फ हो गई तो उसे न बेचा जा सकता है, न ही विरासत में बांटा जा सकता है। इसीलिए इसे एक बार वक्फ हमेशा वक्फ कहा जाता है। ये अरबी शब्द क़िफ़ से आया है, जिसका मतलब है रुकना। अब थोड़ा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। इस्लामिक काल में शासक ही सर्वोच्च प्राधिकारी होता था। आज़ादी के बाद 1954 में पहला वक्फ अधिनियम पारित हुआ। फिर 1995 में एक व्यापक अधिनियम बनाया गया, जिसमें 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, और अब हम 2025 के ऐतिहासिक बदलावों को देख रहे हैं। इस कानून के संसद से सड़क तक के सफर को देखिए। ये विधेयक 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद पारित हुआ। फिर 4 अप्रैल को राज्यसभा में चर्चा हुई। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे अपनी स्वीकृति दी और 8 अप्रैल से ये पूरे देश में प्रभावी हो गया। एक बड़ा बदलाव इसके नाम में ही है। अब इसे सिर्फ वक्फ अधिनियम नहीं बल्कि उम्मीद अधिनियम कहा जाएगा। उम्मीद का मतलब है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। साथ ही धारा 2 के अनुसार ये कानून किसी विशेष उद्देश्य के लिए बने ट्रस्ट पर लागू नहीं होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, अब मौखिक वक्फ समाप्त कर दिया गया है। धारा 3I के तहत अब सिर्फ लिखित दस्तावेज ही मान्य होंगे। इसके अलावा अब आगा खानी और बोहरा वक्फ को भी नई श्रेणियों में शामिल किया गया है। वक्फ बनाने वाले के लिए शर्त है कि वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का अनुयायी हो और संपत्ति का असली मालिक हो। संपत्ति के अधिकारों में भी बड़े बदलाव हैं। अब वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, यानी सिर्फ लंबे समय तक इस्तेमाल करने के आधार पर कोई संपत्ति वक्फ नहीं कहलाएगी। साथ ही सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 3C, अगर कोई विवाद होता है तो निर्णय राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर होगा। बात करें वक्फ अलल औलाद की, जो संतान के लाभ के लिए होता है। अब इसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के भरण पोषण को भी शामिल किया गया है। एक और क्रांतिकारी बदलाव यह है कि किसी भी वैध उत्तराधिकारी का हक नहीं छीना जा सकता, भले ही वो गैर मुस्लिम ही क्यों न हो। प्रशासनिक तौर पर देखें तो शक्तियों का हस्तांतरण हुआ है। पहले सर्वे का अधिकार सर्वे कमिश्नर के पास था। अब वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और निर्धारण की जिम्मेदारी जिलाधिकारी कलेक्टर को दे दी गई है, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना भी बदली है। अब इसमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है और कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। इसमें सांसद, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, मुतवल्ली, पेशेवर लोग, जज और वकील शामिल होंगे। राज्य स्तर पर अब बोर्ड में अधिकतम 11 सदस्य होंगे और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। दिल्ली के लिए अब एक ही बोर्ड होगा। सबसे खास बात, अब सीईओ के पद के लिए सिर्फ मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है, किसी भी समुदाय का योग्य व्यक्ति संयुक्त सचिव स्तर का नियुक्त किया जा सकता है। न्यायिक सुधारों में अब ट्राइब्यूनल का निर्णय अंतिम नहीं होगा। इसे 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वाद दायर करने की समय सीमा भी 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है। जवाबदेही बढ़ाने के लिए अब बोर्ड को हर महीने कम से कम 1 बैठक करनी होगी। ऑडिट अब सीएजी या केंद्र द्वारा नामित ऑडिटर करेंगे। साथ ही वक्फ की आय का अंशदान 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कुछ आंकड़े, भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं और लगभग 9 लाख संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्ड के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को कानून पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन कलेक्टर की शक्ति और गैर मुस्लिम सदस्य वाले प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाई है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23। नमस्ते सबको। पहली स्लाइड पर हम पंचायत उन्नति सूचकांक यानी PAI के बारे में पढ़ेंगे। इसे 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें पंचायतों को उनके काम के आधार पर स्कोर दिया जाता है। 2 मुख्य श्रेणियां हैं। फ्रंट रनर, जिनका स्कोर 75 से 90 है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में ऐसी सबसे ज्यादा 346 पंचायतें हैं। अचीवर, जिनका स्कोर 90 से ऊपर हो, लेकिन अभी तक देश की कोई भी पंचायत इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना टॉप पर हैं।
और हाँ, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की धनौरी ग्राम पंचायत ने 76.631 स्कोर के साथ देश भर में टॉप किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 एक परिचय। अब बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की। ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे राज्यों में न्याय देने की क्षमता यानी स्टेट कैपेसिटी कितनी है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। ये रिपोर्ट न्याय की क्वालिटी नहीं बल्कि उसके स्ट्रक्चर या ढांचे को मापती है। इसके 4 मुख्य पिलर्स हैं: पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता यानी लीगल एड। इसे टाटा ट्रस्ट द्वारा अन्य संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया गया है और ये इसका चौथा संस्करण है। राज्यों की रैंकिंग। बड़े राज्यों। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि जस्टिस रिपोर्ट में किसने बाजी मारी है। बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक रैंक 1 पर रहा है। इसका मतलब है कि कर्नाटक में पुलिस, जेल और अदालतों की व्यवस्था अन्य बड़े राज्यों की तुलना में अधिक सक्षम पाई गई है। परीक्षा में अक्सर टॉप राज्य का नाम पूछा जाता है तो कर्नाटक याद रखिएगा। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव की ओर बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025। पहले हमारा नजरिया राहत केंद्रित था, यानी आपदा आने के बाद मदद पहुंचाना। लेकिन अब नया दृष्टिकोण है आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी आपदा आने से पहले ही खतरे को कम करना। इसमें एक खास बात यह है कि राज्य की राजधानियों और बड़े शहरों के लिए अब शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, दिल्ली, एनसीटी और चंडीगढ़ को इसमें अपवाद रखा गया है। नया संस्थागत ढांचा। आपदा प्रबंधन के लिए सिस्टम को और मजबूत किया गया है। अब एनसीएमसी को वैधानिक दर्जा दे दिया गया है। एनडीएमए में सदस्यों की नियुक्ति में अब लचीलापन रहेगा, यानी 9 सदस्यों की पुरानी सीमा खत्म कर दी गई है। साथ ही अब राज्यों को अपना खुद का राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का स्पष्ट कानूनी अधिकार मिल गया है। ये राज्यों को और भी सशक्त बनाएगा। बॉयलर अधिनियम 2025। आखिरी स्लाइड पर हम बात करेंगे बॉयलर अधिनियम 2025 की। ये कानून अंग्रेजों के जमाने के पुराने बॉयलर अधिनियम 1923 की जगह लेगा। इसे 4 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले बॉयलरों के कामकाज में सुरक्षा सुनिश्चित करना और पुराने पड़ चुके नियमों को आज के हिसाब से मॉडर्न बनाना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। गुड लक।